नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत सभागार रुद्रप्रयाग में जिले की आपदा प्रभावित गांवों में चल रही बचाव और राहत कार्यों और विद्युत, पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं और मोटर मार्गों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए, रुद्रप्रयाग पहुंचे। तो लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा है और जहां पर लोग प्राकृतिक आपदा से परेशान हैं, जूझ रहे हैं और इन सबके बीच राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। चमोली के नंदानगर में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और अब तक इस आपदा में लापता हुए 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। आज सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया। साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल हुआ था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल भी आ गया था। स्टिंग में आरोप लगे थे कि रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग कर रही है। इसमें रुपयों के लेन देन की बात सामने आने का भी आरोप था और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। इससे पहले भी सीबीआई की ओर से हरीश रावत को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर उन्हें नोटिस भेजकर सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में हाजिर होऊंगा। सीमांत पिथौरागढ़ जिले में मासूम के साथ 2014 में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। कानूनी सलाहकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पुनः याचिका दायर करने को कहा है और इस तरीके से जो भी घटनाएं होती हैं हम उनसे कड़ाई से निपटना जानते हैं और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ बहनों के साथ अगर ऐसे अपराध होंगे तो उन्हें कड़ाई से सजा देने का प्रावधान होगा।
महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः याचिका दायर करने को उन्होंने कहा है। हम किसी प्रकार के जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम कड़ाई से निपटना जानते हैं और सरकार ने इस कदम में मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर देवतुल्य बहनों का जो इस प्रकार के अपराध होंगे उन पर कड़ाई के साथ सजा देने का प्रावधान होगा। और वहीं देहरादून में कांग्रेस ने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप को पद से हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रुड़की हरिद्वार में 50 करोड़ रुपए कीमत की जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्षद मनीष बॉलर और आईजी गढ़वाल के ऑफिस में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के संबंध कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि से हैं, जो रेखा नाम की महिला की फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना करके इस करोड़ों रुपए की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मैंने आज आईजी गढ़वाल को पद से हटाए जाने की मांग सरकार से की है। मोनू बॉलर का जो प्रकरण है जिसमें 50 करोड़ की संपत्ति फर्जी कागजात के आधार पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। एसआईटी का गठन हुआ। मोनू बॉलर के साथ साथ आईजी स्वरूप जी के दफ्तर से संबंध रखने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए हैं और ये 2 पुलिसकर्मी एक बड़े अधिकारी के आदेश पर पिथौरागढ़ से यहाँ संबद्ध किए गए और उन पुलिसकर्मियों के द्वारा रोज 4 से 5 बार मोनू बॉलर से बातचीत होते हुए पाई गई है। हम उन बातचीत को रिकॉर्डिंग की मांग करते हैं और उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन पुलिसकर्मियों के फोनों से किसी बड़े अधिकारी ने मोनू बॉलर से बातचीत की होगी। और जब तक आईजी अपने पद पर रहेंगे तब तक मेरा ये मानना है, कांग्रेस का ये मानना है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें इसी माह सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया और इसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। करण माहरा का कहना है कि विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी नेता ताकतवर या प्रभावशाली है उन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार मैं ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी तीसरी करें, ख़त्म करें मामले को। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया देश के विभिन्न राज्यों में चल रही है और कई बार चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर विपक्ष बड़े सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में भी आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस कार्यक्रम को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। और इसी को लेकर के हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने लॉ प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वोट चोरी को लेकर लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और जिसमें आपने अभी हाल में देखा कि किस तरह से बिहार में 50 लाख वोटर्स का नाम गायब है। वहीं हाल ही में अभी जो पंचायत चुनाव और इससे पहले जो नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में हुए थे उसमें भी लगभग 4 लाख लोगों का नाम लापता था। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो लॉ की प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये अभियान अब यहाँ पर चलाया जाएगा। सर, मैम सबसे पहले सवाल ये है कि सर का मतलब क्या है और किस तरह से देखिए, पहले तो सर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे हम कहते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन लागू करता है जब वो वोटर लिस्ट को रिवाइज करना चाहता है। जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट होती है उसमें उसको जब रिवीजन का काम उसका चलता है इलेक्शन से पहले, इसको कहते हैं हम सर। और जिसका काम अभी आपने देखा कि बिहार के बाद जो ये सर है ये एक बहुत चर्चा का विषय बन गया है कि वहाँ पे जिस तरीके से उसमें लूप होल्स देखे गए
जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई, फ्रॉड सामने आया, वोटर्स के नाम काटने की जो घटनाएं थी वो सामने आई, और जितनी सारी घटनाओं के बाद जो बिहार का जो सर था वो आज एक कंट्रोवर्शियल जो है ऐसी चीज़ बन गया है कि जब सर का नाम किसी प्रदेश में सुनते हैं लोग, मुझे ऐसा लगता है तो उनके मन में भय होता है कि कहीं मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट तो नहीं जाएगा। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर एसआईआर को भी भेजा जा रहा है, सक्रिय किया जा रहा है, दखल अब उत्तराखंड में हो रही है, तो इसमें क्या मानते हैं कि क्या लाभ होगा इससे, क्योंकि कई ऐसे जो पार्टियां हैं जो इसका विरोध भी कर रही हैं? देखिए, सर का विरोध नहीं है, आप करिए, क्योंकि ये एक रिवीजन प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी होती है। पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग घटते बढ़ते हैं, कोई माइग्रेट हो जाता है, कुछ लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया ज़रूरी है करनी। लेकिन ये प्रक्रिया की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से आप इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, सवाल उस पर है। आज इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ सरकार के हाथ की कठपुतली बन के बैठ गया है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका के रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जब उन्होंने प्रेस वार्ता करके बताया कि किस तरीके से 40 लाख के करीब जो वोट थे उनकी जो है हेरा फेरी जो है करने का जो है कार्य किया गया। तो इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ये एक कहते हैं ना कि संदेह के घेरे में आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है, वो जो है पार्शियल है, इम्पार्शियल नहीं है। यही वजह है कि वो संदेह के घेरे में आ रही है। आप एक चर्चा में भी थी जिसमें सर को लेकर के, एसआईआर को लेकर के बहुत विस्तृत जानकारियां दी गई हैं, क्या कुछ रहा है सम्मेलन? देखिए, कल इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को जो बुलाया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, कई बुद्धिजीवी लोगों को भी उन्होंने बुलाया था। वो ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं सर को लेकर के, इन्होंने कहा अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये तय नहीं हुआ है, बट होएगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो उन्होंने एक हमें डेटा भी दिया कि जो है 52 में भी हुआ, 52 से लेकर 66 तक में हुआ, कब कितने स्टेट्स में हुआ, कब ऑल ओवर इंडिया हुआ, ये भी उन्होंने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ लॉ की प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा सिंह थी जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरह से एसआईआर यानी कि सर जो है वो उत्तराखंड में काम करने वाला है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से उत्तराखंड में काम करने वाला है। उन्होंने पहले में कहा कि अब जो है वोटर्स की जो विश्लेषण है वो यहाँ पर किया जाएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ों को जो है वो पब्लिक के सामने रखा जाएगा, यानी कि अब वोट काटने की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म होने की कगार पर है। मैं सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खंडा, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अभी अगले कई दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम रहने की चेतावनी जारी की। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम निदेशक ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आगे भी इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावनाएं हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि मैदानी क्षेत्रों में बरसाती नदियों के किनारे न जाएं। आने वाले जो दिन हैं उनके जो अगले 24 घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो है जो पहाड़ी जिले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि जो मैदानी इलाकों से लगे हुए जिले हैं उनमें कम कहीं कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पे जो है कुछ जनपदों में हम हैवी रेनफॉल का अनुमान है लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और नैनीताल जिले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, जिलों में भी येलो अलर्ट है। तो भारी बारिश का बाकी और जगह पे नहीं है। इसके बाद भी हम अगले जो है 5 दिन के लिए भारी बारिश का किसी जिले में हमारे अभी अनुमान नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे येलो अलर्ट ही, जैसे मैंने बताया, पहाड़ी जिलों में। तो अगले 23 तारीख तक का यही हमारा जो है वार्निंग अलर्ट है।
और वहीं जिलाधिकारी ने देर शाम अधिकारियों की बैठक लेते हुए आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों और चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आपदा से प्रभावित परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर न केवल तत्काल राहत कार्यों को गति दी जा सकेगी, बल्कि प्रभावित परिवारों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठोस पुनर्वास योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपदा में क्षतिग्रस्त भवनों, होटल, सड़कों, पुलों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति लाइनों के साथ साथ कृषि, बागवानी से जुड़े क्षेत्रों में हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शीघ्रता से पूरा किया जाए। हरिद्वार एआरटीओ दफ्तर में पारदर्शिता के लिए आज बड़ा एक्शन हुआ। एआरटीओ निखिल शर्मा और नेहा झा ने दल बल के साथ अचानक निरीक्षण कर दलालों और निजी काउंटरों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। निखिल शर्मा और नेहा झा ने औचक निरीक्षण कर बाहर चल रहे ढाबों, ठेलियों और वेंडिंग कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के बाहर निजी काउंटर और दलाली करने वालों पर भी शिकंजा कसने के आदेश दिए गए हैं। जो हमारे कार्यालय का परिसर है उसके अंदर का निरीक्षण तो खैर होता ही रहता है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन कार्यालय परिसर के बाहर का भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जाता है। तो उसी के क्रम में आज फिर से एक निरीक्षण किया गया है कि कोई भी इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति या अनधिकृत व्यक्ति ऑफिस के आसपास ना पाए जाएं। तो अभी तक ऐसा कोई इस तरह का प्रकरण संज्ञान में नहीं आया कि यहाँ पे बगल में हमारे लेबर ऑफिस भी है, तो काफ़ी लोग वहाँ के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। और बट इस तरह से अगर किसी की भी कोई शिकायत रहती है तो वो उसकी शिकायत भी हमें कर सकता है। और इसमें सिडकुल थाना क्षेत्र को भी, थाने को भी हमने ये आग्रह किया हुआ है कि वो भी अपनी तरफ से यहाँ पे रेगुलर गश्त करें, इस तरह के संदिग्ध लोग यहाँ पनप न पाएँ। और कोर्ट में छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय पर बेवजह फेल करने का आरोप लगाया। छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन दिया है और मांगे जल्द हल नहीं होने पर उग्र चेतावनी भी दी है। छात्रों का कहना है कि 110 छात्राएं फेल हैं, जो सीधे विश्वविद्यालय की घोर लापरवाही से अगली कक्षा में प्रवेश लेने से वंचित भी रह गए। गंभीर समस्या को देखते हुए छात्र छात्राओं को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उधर प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की अंक तालिका का मामला विश्वविद्यालय स्तर का है, उनकी ओर से निरंतर पत्राचार भी किया जा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव संपन्न होने तक धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। हरिद्वार जीआरपी पुलिस ने नशा मुक्ति को लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया। यात्रियों और स्थानीय लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और उससे बचाव के बारे में जागरूक किया है। थाना जीआरपी हरिद्वार की ओर से कप्तान एसपी जीआरपी के कुशल नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के पास पर्यवेक्षण में अलग अलग रेलवे प्लेटफॉर्म पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जीआरपी हरिद्वार पुलिस टीम ने बैनर और बोर्ड लगाकर यात्रियों, कुलियों और वेंडरों को नशे से दूर रहने की सलाह दी है। हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक वृद्ध की मौत हो जाने से हंगामे का माहौल बन गया। गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल की है, जहां एक वृद्ध को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान अचानक उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन और ग्रामीण भड़क उठे। उनका आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वृद्ध की जान गई है। हंगामे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। और जनपद में सड़क हादसों का लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिनेशपुर से लालकुआं अपने घर लौट रहे बाइक सवार युवक को तेज गति से आ रहे अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मारकर कुचल दिया। इसके कारण उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आया। लहबोली गांव के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे ठीक पहले 18 सितंबर को मन्नाखेड़ी गांव के जंगल में भी इसी तरह का एक युवक का शव मिला था। लगातार 2 घटनाओं के बाद ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। लोग दबी जुबान में कई तरह की आशंकाएं भी जता रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
कुदरत का कहर केवल उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हाहाकार की स्थिति है। औरंगाबाद बुग्गावाला मार्ग बाधित हो गया। रसूलपुर की पुलिया टूट जाने से सड़क का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भारी वाहन और 4 पहिया वाहन जहां तहां फंसे हैं, इससे मार्ग पर लंबी कतारें लग गई। इस समय केवल मोटरसाइकिलों की आवाजाही ही संभव हो पा रही है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और इससे स्थानीय लोगों में हड़कंप का भी माहौल है। कानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र कानपुर के अलग अलग क्षेत्र को सड़कों की सौगात देने का काम किया गया। कानपुर विधायक के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों की सौगात बंगेड़ी, मावतपुर, विजयनगर और ढडेरा में दी गई है। इस दौरान विधायक का स्थानीय लोगों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कानपुर विधायक ने सादगी के साथ में खुद सड़कों का उद्घाटन न करते हुए स्थानीय महिलाओं, नागरिकों और बच्चों से ही सड़कों का उद्घाटन करवाया है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।